अच्छा जी, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। डेटा मैनेजमेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं देखते हैं जरा। अच्छा जी, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट। हम इस सेशन के अंदर क्या क्या कवर करेंगे? कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस और डेटा। ठीक है। इसके अलावा अप्रोचेस देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट की। ठीक है। और डिफाइनिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एंड लिस्ट इट्स बेनिफिट्स। एक्सप्लेन डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स। ठीक है। डिफाइन करेंगे कि भाई आरडीबीएमएस क्या होता है। डिस्क्राइब करेंगे एंटिटीज, टेबल्स, लिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल्स, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, ये सब कुछ देखेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन अगर इसका देखें। अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मतलब इतना भी ज़्यादा अजीब सा नहीं है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये लेआउट वगैरह इसका अजीब सा है थोड़ा सा, बट खैर है। ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर देखें तो भाई ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन मेंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है। बहुत अमूमन ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके पास अच्छा अच्छा खासा डाटा होता है मौजूद। ठीक है। अब उसको संभालना, उस सबको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा हो जाता है कुछ कुछ सिनेरियोज के अंदर। ठीक है। फिर अगर देखें तो एक डेटाबेस क्या करता है यहाँ पे, इस सबको, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा को रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट से अगर मैं बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, मैं आप लोगों की बात करूँ, तो ये जैन वगैरह का जो आइडिया है वो ये है कि सर एक ऐसी वेबसाइट बनाए जो कि एजुकेशन पे काम करे। तो मिसाल लेते हैं, तुम जो जो वेबसाइट बना रहे हो, आप लोग जो वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर डेटा जो है वो बहुत सारा है, तो उसको मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है। उसको मैनेज करना इस सेंस में मुश्किल हो गया है कि उसका डाटा बहुत ज़्यादा है, और अब आपके पास मैनेज करने के लिए आपको एम्प्लॉय रखना पड़ रहा है एक। ठीक है। आपको एक बंदा रखना पड़ रहा है डाटा को मैनेज करने के लिए। एक बंदा उस डाटा को मैनेज करने वाले के साथ मिलके उसको स्टोर करने के लिए किसी जगह पे, आपकी ड्राइव्स बनी हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने डाटा स्टोर किया हुआ है। ठीक है। उन सबको देखना है। यहाँ पर इन दिस केस यहाँ पर जो है ना वो डेटाबेस सीन के अंदर आता है। ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सच डाटा। ठीक है। डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है किसी भी डाटा की। ठीक है। अब जो डेटाबेस है वो कंसिस्ट कर सकता है वन और मोर रिलेटेड डाटा आइटम्स कॉल्ड, लेट्स से हमारे पास डेटाबेस है, वो एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड आइटम्स जो होते हैं ना, उन पे कंसिस्ट कर सकता है। बिल्कुल। यानी ऐसा हो सकता है वही किसी भी डेटाबेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा एक दूसरे से रेलेवेंट आइटम्स मौजूद हों, जिन्हें हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है। A database is a data collection to which different questions can be asked. ये ऐसी डेटा कलेक्शन है कि इसके मुताल्लिक या इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द फोन नंबर्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फाइव लेट्स से ऑफ द फाइव नियरेस्ट पोस्ट ऑफिसेज। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये कौन क्वेश्चन पूछेगा? ये क्वेश्चन हम कब पूछ सकते हैं? लेट्स से ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, एड्रेसेस, हमें फ़ोन नंबर्स और एड्रेसेस चाहिए। 5 जो हमारे पास नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है ना उनके, तो ये कैसे मिलेंगे? अगर डेटा लेट्स से डेटाबेस में होगा तो ही मुझे मिल पाएगा। ठीक है। वरना नहीं मिलेगा। तो यकीनन जितना डाटा जब वो आ जाता है ना मेरे पास डेटाबेस के अंदर, तो फिर उससे ये क्वेश्चन जो है ना वो बनने शुरू होते हैं। ठीक है। अच्छा, डू वी हैव एनी बुक्स इन आवर लाइब्रेरी दैट डील्स विद द हेल्थ फूड? तो यकीनन अगर जो लाइब्रेरी की डेटाबेस होगी उसके अंदर ऐसी बुक्स होंगी या उसके अंदर ऐसा रिकॉर्ड होगा, तभी ये क्वेश्चन किया जा सकता होगा। ठीक है। फिर डाटा और डेटाबेस, यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है ना, अगर इसको देखो तो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है। और when this data is gathered and analyzed, ठीक है, it yields information intelligent। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा,
यील्ड इन्फॉर्मेशन। अच्छा देखो, डेटा और डेटाबेस। डेटा क्या होगा? आपका रिकॉर्ड, आपकी कोई भी एंटिटीज, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ ना, मेरा नेम, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, और जैसे वर्क प्लेस, वर्क स्पेस, एड्रेस, मेरी डिटेल्स, ये मेरा डेटा होगा। और डेटाबेस क्या होगी? डेटाबेस वो जगह होगी जहाँ में मेरा ये डेटा सेव्ड होगा। यहाँ सिर्फ इस पिक्चर से समझ लो। देखो, ये कोई भी वर्किंग पर्सन है, ठीक है। अब ये जो वर्किंग पर्सन है ना, इसको अपना डेटा, इसके पास की सारी चीज़ें हैं, वही लेट्स से वर्किंग पर्सन है हम में से कोई, और इसके अंदर हमारे पास ये हमारा सारा डाटा है। हमारा एबटेक के पढ़ाई डॉक्यूमेंटेशन का डाटा है, जो हम स्टडी कर रहे हैं उस सब का, ठीक है। हमारे स्कूल का डाटा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों का डाटा है। अब ये डाटा कहीं ना कहीं तो रखा होगा। तो देखो यहाँ पे डेटाबेस का स्ट्रक्चर इस तरह के बनाए हुए, कुछ आसान सा समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये फाइल्स, यार इसको आसान इस तरह करते हैं। कभी कोई कराची स्टॉक एक्सचेंज गया है, या कभी कोई कराची में जहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं सबके, प्रॉपर्टीज वगैरह के, ठीक है। तो जहाँ प्रॉपर्टी वगैरह के वो होते हैं ना रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, मैं वहाँ पे एक मरतबा जा चुका हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि रूम्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और एक एक आदमी होता है वहाँ पे, यानी एक कोई होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको भेजा जाता है कि भाई ये ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के इस एड्रेस की फाइल जो है ना वो लेकर आओ। अब जब वो जाता है ना, तो बड़ा सा रूम होता है, वो बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी टाइप की होती है, रूम टाइप का होता है, ठीक है। वहाँ पे वो जाके, और वहाँ से वो, अब वहाँ पे शेल्फ रखे होते हैं कैटेगराइज के, भाई ये इस ब्लॉक की सारी फाइल हैं घर की, इस ब्लॉक के सारे घरों की ये फाइल हैं, इस ब्लॉक के सारे घरों की फाइल्स हैं, वो ये है, ये है, ये है, ठीक है। वो शख्स जाता है और वो एक घर की फाइल निकाल के ले आता है, ठीक है। उससे कहा गया कि फर्ज करें तकी साहब का घर है इस ब्लॉक के अंदर, इनके नाम से इस घर की ये फाइल है, ये फाइल है, और ये आप ले आए। वो गया, उसने तलाश किया, मेरे नाम से ये फाइल थी, उसने वो ले आया, ठीक है। अगर मेरे पास डेटाबेस होती तो क्या होता, मेरा सारा रिकॉर्ड टेबल्स की फॉर्म के अंदर इसमें जमा होता। ये बंदा क्या करता, ये बंदा क्या करता, ये जो जिसने अपने वर्कर से कहा कि भाई जाओ उसकी फाइल लेकर आ जाओ तकी की, ठीक है। ये क्या करता, ये कहता सर भाई आप ऐसा करो, तकी का रिकॉर्ड निकालो, इनका एड्रेस ये है, इनका ब्लॉक ये है, और इनको अपनी फाइल जो है ना उसके अंदर कोई करेक्शन करवानी है या चेंजेस करवाने हैं, या इनको नई फाइल बनवानी है, नए जो लेट से कंप्यूटराइज फाइल वगैरह बनवानी है, वो सब कुछ ये एसक्यूएल के थ्रू मेरा डेटा निकलवाता। एप्लीकेशन जो इनकी बनी हुई थी, मेरा डेटा निकलवाता, उसको प्रिंट करता एक दो पेजेस के ऊपर, और बात खत्म थी। मैंने जो एडिटिंग करवानी थी वो डेटाबेस के अंदर ही करवाता, और बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट में मेरा काम हो जाता, मैं घर चला जाता सुकून से। अभी क्या हुआ, फाइल मिली, फिर मैं घर लेकर गया, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे तो काम ही करूँगा। घर लेकर गया, फिर मैंने उसमें चेंजेस करवाई, मैंने चेंजेस की, फिर मैं यहाँ लेकर आया, फिर वो इन्होंने अप्रूव की, फिर वो 10 चीज़ें घूमती घुमाती वो एक मुझे 1 महीना लग गया या 2 हफ्ते लग गए, ठीक है। तुम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के काम जो है ना वो आमतौर पे ये होता है कि वो सिस्टमेटिक होता है। अब वो एक के बाद दूसरा काम, फिर आप लोग एक सिस्टम में काम करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही डेटाबेस के थ्रू मैं कर रहा होता ना कंप्यूटराइज तरीके से, ठीक है, तो अगर 2 हफ्ते नहीं लगते तो क्या पता सिर्फ 2 दिन में मेरा काम हो जाता। सही है। इस तरह अगर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होता ना, तो वो उस बेचारे को एक पूरा रूम में जाके बहुत सारे शेल्फ खंगालने नहीं पड़ते। वो सिर्फ डेटाबेस के अंदर सर्च करता कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, जो भी है टेबल का नाम है, ठीक है। वेयर नेम इज इक्वल्स टू, या नेम लाइक तकी, बस इतना लिखता, मेरा सारा रिकॉर्ड आ जाता वहाँ पे। सही है। या मैं एड्रेस, लाइक मेरा एड्रेस बताता, सारा रिकॉर्ड मेरा वहाँ पे आ जाता, ठीक है। अच्छा, तो भी डेटा मैनेजमेंट। तो data management deals with managing large amount of information which involves, ठीक है, क्या जो कि इन्वॉल्व कर रही होती है हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, जिस स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व कर रही होती है। फिर दी हमारे पास अगर बात करें प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, इस सब के मैकेनिज्म को कि किस तरह से आपने डाटा की मैनिपुलेशन करनी है, इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशन करनी है, इस चीज़ को, ठीक है। कैसे आप सेफली डाटा को स्टोर कर सकते हैं,
इस सब को आपने देखना होता है डेटा मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, दो अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेज है डेटा की मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो फाइल बेस्ड सिस्टम है और डेटाबेस सिस्टम है। फाइल बेस्ड सिस्टम का मतलब वही है कि हम जो फाइल्स के थ्रू डेटा को सेव करते हैं, फाइल्स बना बना कर, और हम उनमें जो डेटा को सेव करते हैं वो फाइल बेस्ड हमारा सिस्टम है। और डेटाबेस सिस्टम में वही है कि हम डेटाबेसेस बनाते हैं और डेटाबेसेस को अपनी एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट करके और डेटाबेस के साथ जो है ना वो काम करते हैं आमतौर पर। सही है। अच्छा, फाइल बेस्ड सिस्टम का तो आपने देख लिया कि भाई किस तरह से फाइल बेस्ड सिस्टम होता होगा, कि हमने फाइल्स के अंदर डाटा सेव करना होता है, ठीक है। इन अ फाइल बेस्ड सिस्टम डाटा इज स्टोर्ड इन discrete files, ठीक है, and a collection of such files is stored on a computer, ठीक है। वही कि एक डिस्क्रीट फाइल होती है, ये बहुत सारी अलग अलग फाइल्स होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं, ये समझ लो, ठीक है। यानी डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी सी वैल्यूज होती है ना, वो डिस्क्रीट वैल्यू होती है, छोटी छोटी फाइल्स के अंदर डाटा सेव होता है। आगे बढ़े। अच्छा, तो डाटा जो है वो फाइल्स के अंदर डिस्क्रीट फाइल्स के अंदर सेव होता है, यानी छोटी छोटी फाइल्स के अंदर। डिस्क्रीट का मतलब होता है वो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसका साइज बहुत छोटा छोटा हो या छोटी छोटी डिफाइन की जा सके। अच्छा, वही छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, और इस तरह से ही सेव होता है, ठीक है। रॉज इन दिस टेबल वर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। इस टेबल के अंदर जो रॉज हैं उनको रिकॉर्ड्स कहा गया, और कॉलम्स हैं वो कहा गया फीड्स, ठीक है। फाइल्स के अंदर इस तरह भी डाटा सेव किया जाता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइल बेस्ड सिस्टम इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो, ये जो नीचे टेबल है ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल सी बनाई हुई है कि हमने लेट से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और फ़ोन जो है, इस तरह से डाटा को यहाँ पे सेव किया हुआ है, ठीक है। अब एसक्यूएल में भी हम डाटा को इस तरह से सेव करते हैं, ऐसे ही टेबल्स बनते हैं एसक्यूएल के अंदर भी, कि नेम, फर्स्ट नेम का एक टेबल, फर्स्ट नेम का एक बना, लास्ट नेम का बना, एड्रेस का बना, फिर देन फ़ोन का बना। बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर ये होता है कि वो ऐसे ही डिस्क्रीट फाइल्स के अंदर सेव नहीं होता, वो बाकायदा एक टेबल बनता है एसक्यूएल के अंदर, और वो सिस्टमैटिक, यानी सिस्टमैटिक वे के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब फाइल बेस्ड सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो, डेटा डेटा रिडंडेंसी, और हमारे पास अगर देखा ना तो इनकंसिस्टेंसी होता है इसके इसका नुकसान। अब डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, यानी आपका इशू ये आ रहा होता है कि आप डेटा के साथ ना इनकंसिस्टेंट होते हो। किस तरह से इनकंसिस्टेंट होते हो, कि आप एक ही डेटा को मल्टीपल टाइम कभी कभी सेव कर रहे होते हो, बिकॉज आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिसको चेक कर सके, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आप एक ही डाटा को मल्टीपल टाइम सेव कर रहे हो, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आप एक ही डाटा को दो जगह से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए क्योंकि हमें याद ही नहीं रह पाता, हम देख ही नहीं पाते, तो इसलिए, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो अनएंटिसिपेटेड क्वेरीज, आपके पास जो क्वेरीज होती हैं वो यहाँ इतनी कोई मौजूद नहीं होती कि आप किस तरह से क्वेरीज लगाकर डाटा को मैनेज कर सको। डाटा की आइसोलेशन एक तरह से होती है यहाँ पर, ठीक है। डाटा को उस तरह से आप स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, डाटा एक तरह से आइसोलेटेड पड़ा हुआ होता है, बस आप यूज़ कर रहे हो तो आप ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कनकरेंट एक्सेस, आवाज़ आ रही है मेरी? कनकरेंट एक्सेस एनोमलीज होती हैं, यानी आप, मसला ये होता है कि आपको एक्सेस का मसला आता है, वही आइसोलेशन वाला जो सीन है, कि डाटा सिर्फ आपके पास आइसोलेटेड होता है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका कोई यूज़र यूज़ करे, तो फिर आपको उसको वही किसी ना किसी सर्वर पे, किसी ना किसी डेटाबेस के थ्रू ही पब्लिक करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ज़ाहिर है आप डाटा को उस तरह महफूज नहीं रख पाते, इनक्रिप्ट नहीं कर पाते डाटा को। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कि वो डाटा जो क्या होता है, इनक्रिप्ट का मतलब जैसे ये होता है कि आपने क्या करना होगा। इंक्रिप्शन में क्या होता है भाई, होता ये है, इंक्रिप्शन के अंदर आप डाटा को क्या कर देते हो,
आप डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हो, यानी अजीब से नंबर्स लिखे हुए आ रहे होंगे। अगर आपने डाटा सेव किया है, आपने एसक्यूएल के अंदर सेव किया था अपना नाम लिख के, ठीक है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, वहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा 1001, अजीब अजीब से कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन हो गई, आपका डाटा महफूज हो गया, सही है। वो आप डेटाबेस के थ्रू कर सकते हो, अपनी नॉर्मल फाइल बेस्ड सिस्टम में नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन अगर किसी एप्लीकेशन के साथ आपको करनी है तो वो फाइल बेस्ड सिस्टम में मुश्किल है, ठीक है। टेबल्स बनाकर, एक्सेल के टेबल्स बनाकर उसके साथ करना मुश्किल है, जबकि एसक्यूएल या किसी भी डेटाबेस सिस्टम के साथ करना आसान है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल क्वेरीज वगैरह बना सकते हो आप किसी भी डेटाबेस सिस्टम में। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको गिवन ही है, अगर देखा जाए तो डेटाबेस सिस्टम भी अब गिवन है, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम में क्या कर रहे होते हैं, डेटाबेस सिस्टम बेसिकली इवॉल्व इन द लेस्ट, ये जो है ना हमारे पास बना था बेसिकली 1960s के एंड के अंदर बना था, ठीक है, और अब तो खैर कॉमन हो गया है। अच्छा, डेटाबेस सिस्टम में वैसे ही आपको समझाता हूँ, डेटाबेस सिस्टम में क्या कर रहे होते हो आप, यहाँ पे देखो, डेटाबेस सिस्टम के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, टेबल्स के थ्रू डेटाबेस में काम कर रहे होते हो। यहाँ पे आपके पास क्वेरीज होती हैं, आप डाटा को डिलीट कर सकते हो, नया डाटा इंसर्ट कर सकते हो, डाटा को अपडेट कर सकते हो पुराने, ठीक है, कि भाई लेट्स से मेरा पुराना डाटा था, अब मैं उसे अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप वो अपडेशन वाला काम कर सकते हो, और इस तरह के सारे जो काम है ना, क्वेरीज वाले काम जो है ना, वो सारे कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस डेटाबेस जो बेस सिस्टम होता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस देख लो भाई, दी अमाउंट ऑफ रिटेंडेंसी इन दिस स्टोर्ड डाटा कैन बी रिड्यूस्ड। रिटेंडेंसी है यानी वही वाली बात की जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है या उसकी कोड ना करने की जो है ना, वो रिड्यूस हो जाती है, आप इसके अंदर क्वेरीज कर सकते हो, ठीक है। फिर नो मोर इनकंसिस्टेंट डाटा, आपके पास मजीद कोई इनकंसिस्टेंस नहीं होती डाटा के अंदर, ठीक है। द स्टोर्ड डाटा कैन बी शेयर्ड, वही एक्सेस वाली बात, अभी आइसोलेशन वाली बात की थी, जो स्टोर्ड डाटा होता है वो शेयर किया जा सकता है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट एंड फॉलोड, ज़ाहिर है आप कुछ स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी यानी डाटा का जो इंटीग्रेशन वाला जो सारा डिपार्टमेंट है ना, उसको मेंटेन रखा जा सकता है। डाटा को मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है अगर वो डेटाबेस सिस्टम के अंदर है, तो अगर फाइल बेस्ड सिस्टम में है तो फिर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इंटीग्रेशन का इशू ये आता है कि डाटा को अपडेट मुसलसल करना पड़ता है, ठीक है। तो तभी जो डाटा की इंटीग्रिटी है ना, उसे मेंटेन रखना चाहिए, और ये सिर्फ हो सकता है किससे, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी जैसे एसक्यूएल हो गया, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफ डाटा भी जो है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हो सकती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का देख लेते हैं। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर एग्जांपल देखो ना, तो वो कुछ इस तरह से है। अब ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसक्यूएल, ठीक है। ये कुछ यूजर्स हैं जो कि रिक्वेस्ट करते हैं डाटा के लिए, ठीक है। इनको इनके इनके हिसाब हिसाब से डाटा रिसीव हो जाता है। अब ये जो डाटा कहीं ना कहीं रखा हुआ है ना, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, पूरा जो सिस्टम होता है। अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही होता है कि वो हमारी हेल्प कर रहा होता है डाटा को स्ट्रक्चर करने में, प्रोसेस करने के अंदर आसानी से, ठीक है, हम आसानी से उसको प्रोसेस कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें, मतलब इसी तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो उसके लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, वो यूज़ होता है। ज़रा एक मिनट मुझे दें, मैसेज देख लें अगर आप लोगों में से किसी को मैसेज। जी जी बिल्कुल, मैं अपलोड करूँगा क्लासरूम पे, ये टेंशन नहीं है। अच्छा, एक मिनट दें यार, मुझे अटेंडेंस लगा दूंगा ज़रा।
फिक्र नहीं करें, मैं ये वीडियो भी अपलोड करूंगा आज की क्लास की, और मैं ये जो लेक्चर है, ये सेशन है, मैं ये भी अपलोड करूंगा, तो टेंशन नहीं लें। 30th जून आज। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर वही DBMS के हमारे पास एडवांटेजेस हैं। स्टोरेज का एडवांटेज है कि आप स्टोरेज को डिफाइन कर सकते हो, डाटा को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो, डाटा की मैनिपुलेशन कर सकते हो, यानी इसमें चेंजेस वगैरह जो कर सकते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। डाटा की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, बिल्कुल डाटा को सिक्योर रख सकते हो, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन के साथ, किसी भी प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो डाटा की रिकवरी और उसके अलावा उसके जो जितने भी कंकरेंसी है, यानी उसके बराबर उसके हिसाब से डाटा को सेट करना, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब डाटा स्ट्रक्चर्ड और स्टोर्ड होगा, ठीक है, ये समझ लो कि स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चर के साथ स्टोर्ड होगा ना, तो फिर उसके बाद उसको फेच करने के लिए, उसमें नया डाटा इंसर्ट करने के लिए, या किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के टाइम पर उसकी परफॉर्मेंस में आप ऑप्टिमाइजेशन मजीद बेहतर से बेहतर हो सकती है, ठीक है। फिर मल्टी यूज़र एक्सेस, वही मैंने अभी बात की थी कि आइसोलेशन वाली जो चीज़ थी, अब यहाँ मल्टीपल यूज़र्स को आप एक्सेस दे सकते हो कि भाई मल्टीपल जो यूज़र्स हैं वो मेरे डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहाँ पे जब यूज़र जाता है तो वो डाटा एक का नहीं होता। लेट्स से अगर मैं कोई फ़ोन बाय करने जा रहा हूँ, तो वो फ़ोन का डाटा सिर्फ मुझे नज़र नहीं आ रहा होता, वो 10,000 यूज़र्स को नज़र आ रहा होता है। हाँ, क्लिक उस पर कौन पहले कर ले वो बात है, ठीक है। तो इसके अलावा डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ठीक है, एपीआईज वगैरह जो होती है वो इनकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ऐसी लैंग्वेजेस जो डेटाबेस को एक्सेस करती है, या तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग आपकी जो इंटरफेसेस हैं, ऐसे इंटरफेसेस जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एपीआईज, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस के मॉडल्स, ठीक है, वो गिवन है यहाँ पर कि किस तरह से डाटा शो हो रहा होता है, सही है। नेटवर्क डेटा मॉडल, और अगर देखा जाए तो हायरार्किकल डेटा मॉडल, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल, हम रिलेशनल डेटा मॉडल की तरफ अभी जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई, फ्लैट फाइल डेटा मॉडल क्या होता है। इन दिस मॉडल द डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टेबल और फाइव, जैसे यहाँ पे नीचे बना हुआ है, देखो, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है। फिर हायरार्किकल मॉडल के अंदर क्या होता है, इन दिस मॉडल डिफरेंट रिकॉर्ड्स आर इंटर रिलेटेड। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट रिकॉर्ड होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं। हम ये वाला मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल जो है ना, उन दोनों पे ज़्यादातर काम करते हैं आमतौर पे। हमारी जो साइड है, हम मैं और आप अगर काम करेंगे, तो हम इस तरह के डाटा के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। किसी भी हिरारकी का मतलब होता है, जैसे कोई भी, जैसे दरख्त की शाखें होती है ना, और उन ब्रांचेस के ऊपर एक जाल टाइप का होता है, एक से दूसरे का ताल्लुक होता है, तो इस तरह से समझ लो कि एक दूसरे के जो रिलेशन होते हैं ना, इनसे जो एक ट्री बन जाता है रिलेशंस का, उसे आप हायरार्की कहते हो, ठीक है। A parent record can have several children, a child record, या इस तरह से, but a child can have only one parent, वही वाली बात कि एक पेरेंट रिकॉर्ड के बाद चाइल्ड रिकॉर्ड होते हैं मजीद, ठीक है। फिर हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर ये एग्जांपल है, देखो, बहुत आसान है। अगर यहाँ देखो तो लेट से अब वही डिपार्टमेंट्स वाली बात हो गई, तो वही 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और वही डिपार्टमेंट्स के अंदर मजीद दो हमारे पास अगर देखा जाए तो अ, दो दो डिवीजन और हैं, जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज हो गए और प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। फिर इनमें मजीद डिवीजन आ रही हैं। इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो हायरार्किकल डेटा मॉडल है वो एक तरह से ट्री बन रहा होता है, ठीक है, रिलेशंस का ट्री बन रहा होता है, ठीक है। हायरार्किकल डेटा मॉडल ही इसके अंदर समझा हुआ है। अच्छा, नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है भाई, दिस मॉडल is similar to the hierarchical data model, ठीक है। It is actually a सबसेट ऑफ द नेटवर्क मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल ही जो है ना, वो एक सबसेट है, यानी
नेटवर्क डेटा मॉडल एक बड़ी चीज़ है। बहुत सारे हायरार्किकल डेटा मॉडल्स जो है ना वो मिलकर एक नेटवर्क डेटा मॉडल बनाते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये इनके दरमियान एक नेटवर्क बन रहा होता है, एक रिलेशन बन रहा होता है हायरार्कीज के दरमियान। यानी अब वो जो हमने पढ़ा था ना अभी, डिपार्टमेंट, इस तरह के जो हायरार्की होती है ना, कि जो इनसे निकल रही है, ये जो पेरेंट है, इनके आपस में कुछ रिलेशंस बन रहे होते हैं, उसके थ्रू बनता है ये नेटवर्क मॉडल। ठीक है, फिर हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल आता है। तो एज द इंफॉर्मेशन नीड्स, ठीक है, व्यू एंड मोर, अगर बात करूँ ना, तो और मोर बहुत सारी चीज़ें आती हैं डेटा के अंदर, बहुत सारा डेटाबेस जो है ना वो हमारे पास अपडेट हो रहा होता है। जैन से भी कोई यार ज्वाइन कर लें। अच्छा, तो भाई रिलेशनल डेटा डेटा मॉडल के अंदर क्या होता है? डेटा का वही रिलेटेड रिलेशन होता है, लेकिन अब जो डेटाबेसेस होती हैं या मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस डेटा इंसर्ट करना था, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए बस कुछ भी जो भी बना बना दिया। ठीक है, नहीं, डेटाबेस बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है, एक सोफिस्टिकेटेड वे के अंदर बनी हुई होती है कि डेटा बहुत स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, डेटा अच्छी तरह से मैनेज्ड है। सही है, ऐसा नहीं है कि डाटा डबल 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 आपने एंटर किया हुआ है, ये डाटा को आपने सही से सेट ही नहीं किया हुआ कि कौन सी चीज़ें किन टेबल्स के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, ये सब रिलेशन डाटा मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा फिर इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं? असल चीज़ अभी आती है। रिलेशनल मॉडल की अगर बात करें ना, इज एन अटेम्प्ट टू बेसिकली सिंप्लीफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर देखा जाए तो रिलेशनल डेटा मॉडल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, एन RDBMS is a software program that helps to create, maintain and manipulate a relational database। ठीक है, एक RDBMS क्या होता है? वो यूज़ होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि यूज़ किया जाता है मैनिपुलेट और इस तरह मतलब डेटा के साथ खेलने के लिए, डेटा को क्रिएट, मैनिपुलेट, मेंटेन और रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्रिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, डेटाबेस रिलेशनल होती है, लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे एसक्यूएल सर्वर हमारे इस वाले सीन के अंदर यहाँ पे इस वाली जगह पे एसक्यूएल सर्वर की बात हो रही है कि एसक्यूएल सर्वर क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा की क्रिएट करने के अंदर मेंटेनेंस, मैनिपुलेशन, इन सब चीज़ों में काम आता है। ठीक है, tables are related in the relational database, allowing adequate data to be retrieved in the single query। और जो भी आप उसे यानी ऑल्दो यानी अगर देखा जाए तो डिजायर्ड डेटा एग्जिस्ट करता है इन एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर हमारा। ठीक है, डिजायर्ड डेटा एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर हो सकता है। देखो इस तरह से डेटाबेस जो है ना वो बनती है। रिलेशनल डेटा इस तरह से होता है। कैसे? ये देखो, ये दोनों टेबल्स का जो है ना वो हमारे पास क्या बन रहा है? एक रिलेशन बन रहा है। कैसे भाई? अगर यहाँ देखो, यहाँ अगर देखो तो ये दो टेबल्स हैं। ठीक है, एक ये ऑर्डर्स वाला है टेबल। ठीक है,
और यहाँ पर आइटम्स हैं। ऑर्डर जो ऑर्डर वाले टेबल के अंदर देखो अगर यहाँ पर तो ये आइटम्स हैं, और ये जो टेबल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। यहाँ पर इनवॉइस नंबर है और ऑर्डर डेट है। इन दोनों के अंदर आईडी कौन सी है? इन दोनों के अंदर ऑर्डर आईडी है। यानी फर्ज करो 001 जो है ना मेरे पास, R001, उस पर ये इनवॉइस आईडी है, ठीक है, और उस पर ये क्या है? ऑर्डर डेट। अब 001 का मैं देखूं इसका आइटम क्या होगा, कौन सा आइटम होगा इस वाले कॉलम के ऊपर या इस वाले डाटा के ऊपर। तो 001 यहाँ तलाश कर लो भाई। 001 पे क्या होगा? 001 पे फाइल होंगी। लेट्स से मैं देखूं 003 पे क्या आइटम होगा, तो 003 का आइटम जो है वो यहाँ पे गिवन है, ये रहा पेंसिल। इसका मतलब है ये जो आइटम इनवॉइस आईडी है ना, ये 3 रिकॉर्ड की है, यानी पेंसिल की है। ठीक है, इस तरह से समझते हैं डेटा को। हम इसको मजीद करेंगे आगे। ये फॉरेन की के थ्रू और डिफरेंट इसके सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम ये काम करते हैं। ठीक है, इनको कवर करेंगे हम आगे। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर ये चीज़ें हैं। देखो अगर इसे देखो तो ये मजीद फिर डाटा को हम इस तरह से और मजीद अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें तो वो इस तरह से बन जाता है। कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, आइटम नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। अगर यहाँ देखो तो देखो ऑर्डर नंबर हो गया, आइटम नंबर हो गया और सिटी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ देखो तो ऑर्डर नंबर हो गया, ऑर्डर डेट हो गया, कस्टमर नंबर हो गया। ठीक है, यानी हम इन तीन चार चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? कस्टमर नंबर ये, आइटम नंबर ये, और ऑर्डर नंबर क्या है मेरे पास, ये तीसरा टेबल। अब मल्टीपल टेबल्स को हम ट्राई कर रहे हैं मेंशन करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बट उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। देखो किस तरह से इसको डील करते हैं फिर हम। मैंने क्या किया, मैंने 3 टेबल्स बना लिए, कस्टमर का, आइटम्स का और ऑर्डर डिटेल्स का, कि भाई कस्टमर है इसकी डिटेल्स, ये आइटम्स की डिटेल्स हैं, और इसने क्या ऑर्डर किया उसकी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर नंबर 101 पर, यानी 101 जो है ना उसको, ऑर्डर की जो डेट है वो ये है, इस डेट पर ऑर्डर है। और किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है? वो ऑर्डर किया 002 ने, यानी डेविड डेविड गॉर्डन ने। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इस टेबल से ये बता रहे हैं कि भाई आपका जो डाटा है ना हमारा, वो किस बंदे ने ऑर्डर किया है, किसने हमें दिया है। और इस टेबल में क्या पता चल रहा है, यहाँ पर देखो आइटम नंबर आ रहा है, ऑर्डर टेबल के अंदर आइटम नंबर, ये देखो आइटम नंबर, यानी इसमें 101 ने आइटम कौन सा लिया? उसने लिया पावर सप्लाई, या पावर सप्लाई नहीं लिया, सॉरी, इसने लिया ये माउस, यानी डेविड गॉर्डन ने क्या लिया है? माउस। ठीक है, इसको इस तरह समझ सकते हैं। अगर देखो दोबारा से देखो 002 पर आईडी है डेविड गॉर्डन की, ये 002, ठीक है, ये टेबल है। अगर इससे समझ रहा है ना तो ये इस तरह समझो, 002 पे ये आईडी है, ठीक है, ये रही 002 वाली आईडी। अब हमें चेक करना है ये कहाँ पर है। 001 से देखें, 001 का रिकॉर्ड यहाँ पे कहाँ है? इस पूरे टेबल के अंदर 001 नहीं है। ठीक है, सॉरी, अच्छा अच्छा, ऑर्डर ऑर्डर नंबर देखो, तो ऑर्डर नंबर अगर 101 यहाँ देखो तो ये 101 ये रहा, 101 ये रहा। और अगर यहाँ पे आइटम नंबर देखो, इसने ऑर्डर किया क्या है, तो इसने ऑर्डर किया था HW3, HW3 था माउस। तो 101 जो ऑर्डर नंबर है, वो जिस भी बंदे ने भी किया है ना, अभी उसका नाम पता चल जाएगा। जिस बंदे ने भी किया है, माउस ऑर्डर किया है और ऑर्डर की डेट ये है, और आप पता करते हैं कि इस बंदे का नाम क्या है। तो उसकी आईडी है 002। 002 किसकी आईडी है? 002 आईडी है डेविड गॉर्डन की। इसका मतलब है डेविड गॉर्डन ने माउस ऑर्डर किया है, और इसकी ऑर्डर डेट जो है ना वो ये रही, ये गिवन है 2812, यानी 2/8/2012। ये इस तरह से हम इस डेटा को समझते हैं, इस तरह से हम रिलेशनल डेटाबेस को समझते हैं। ठीक है, और टेबल्स हम बनाएंगे ऐसे, इसकी तो परवाही ना करें हम। ठीक है, अच्छा वही, क्या आरडीबीएमएस है क्या, इस क्यों यूज होता है, किस तरह से यूज होता है? एंटिटीज क्या होती हैं? एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, इवेंट और इवन अ कॉन्सेप्ट विच कैन बी डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाइड। एक एंटिटी क्या होती है? एंटिटी कोई भी एक वजूद की बात कर लें, कोई भी एक शय, ठीक है, कोई भी एक चीज जो कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट, इवेंट, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ ना एक एंटिटी हो सकती है। ठीक है, अगर एंटिटी को बहुत आसान वर्ड में बात करें तो उर्दू में इसका मतलब होता है वजूद, यानी कोई किसी चीज़ का होना, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होना। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो भाई आप लोगों के मैसेज ज़रा देख लें।
आइटम वाला टेबल नहीं समझ आया, अभी समझा देता हूँ दोबारा से। बेसिकली आइटम वाला जो टेबल है ना, उसमें क्या है, सिटी है और आइटम नंबर है, ठीक है। आइटम नंबर है, अच्छा सिटी अभी इसको भी छोड़ दें। आइटम नंबर है इसमें एक एक कॉलम, ठीक है, एक कॉलम। आइटम नंबर के साथ साथ एक कॉलम है डिस्क्रिप्शन और एक कॉलम है उसकी प्राइस। अगर मुझे ये पता करना है तो, अच्छा हम लोग क्या क्या करते हैं, लेट से मैं हमारी क्लास की बात करता हूँ। भाई मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर्ड काम करूँ ना, तो मैंने क्या किया है, अपने डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं। कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं कि लेट से मैंने कहा कि यार मुझे जैन का डेटा चाहिए, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए। हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो भाई फर्ज करो मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसने बास्केटबॉल बाय की, ठीक है, जिसने आइटम नंबर 2 बाय किया। अब देखता हूँ मेरे टेबल में आइटम नंबर 2 कौन सा है, तो आइटम नंबर 2 है लेट्स से बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की प्राइस क्या थी, 100 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे देखना है किस यूज़र ने बाय की, तो वहाँ पे मेरे पास जो टेबल था ना मेरा, उसमें एक आईडी लिखी हुई थी कस्टमर की, ठीक है, और वो लिखी हुई थी 102। अब 102 मैंने देखा अरे ये तो जैन की आईडी है, इसका मतलब है जैन ने जो कि यानी बास्केटबॉल बाय की जो कि 100 रुपीज़ की थी, ठीक है। आइटम वाला जो टेबल है उसके अंदर क्या है, एक कॉलम है आइटम नंबर का, एक कॉलम है डिस्क्रिप्शन का और एक कॉलम है प्राइस का। यानी आइटम नंबर से हमें प्राइस पता चल सकती है, उसी क्योंकि इसी टेबल के अंदर है ना प्राइस दूसरे कॉलम में, लेकिन उसी की कॉरेस्पॉन्डेंस में है ना। यानी ये जो प्राइस होगी, ये जो प्राइस है 4000, ये किस चीज़ की होगी, पावर सप्लाई की होगी। और पावर सप्लाई का कोड क्या है, HW1। तो अब ये जो आइटम का ये टेबल आया ना, ये वाला, इसने क्या किया, इसने कहा कि ऑर्डर नंबर, ये इस टेबल का नाम, क्योंकि ऑर्डर वाला टेबल है तो इसके अंदर सारा ऑर्डर का रिकॉर्ड आता है, जो भी ऑर्डर आएगा ना वो इसमें आएगा। तो आइटम नंबर, दिस दिस HW3 का ऑर्डर आया है कराची से, सिटी जो है ना वो, ये क्वांटिटी जो है ना वो करा इतनी है, लेट से 50 है। तो आइटम नंबर ये जो है ना, ये इतनी क्वांटिटी में इसका ऑर्डर आया है। अब ऑर्डर टेबल से हम ये पता कर सकते हैं कि किस यूज़र ने किया है। ऑर्डर टेबल, ऑर्डर डेट, किस डेट पे किया, और कस्टमर नेम, तो भाई इस बंदे ने ऑर्डर किया है 002। और इससे पता कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इस बंदे ने ऑर्डर किया क्या, ये वाला ऑर्डर 101, क्योंकि ये देखिए मैच कर रही है, ऑर्डर नंबर ये और ऑर्डर नंबर ये दोनों मैच कर रही हैं। इसका मतलब है जो यहाँ पे 101 है ना, वही यहाँ पे ये सारी डेट्स के आगे आएगा। यानी अगर मैं कहूँ तो 101 जिस 101 पे जो चीज़ बाई की गई है ना, वो इसके थ्रू बाई की है। ये 002 जो यूज़र टाइम पे ना, डेविड गॉर्डन, इसने बाई की है, तो ये गलत नहीं होगा। यार तुम्हें अभी लग रहा है ये कौन है, ये हमारे पास कौन लेजेंड है ये, हाँ अमान, तुम्हें अभी लग रहा है कि ना मतलब एक्सेल तो पहले से बना हुआ है, या एक्सेल का क्या काम, या लेट से इस नए सॉफ्टवेयर के, या हम जो नई चीज़ पढ़ रहे हैं इस नए प्लेटफॉर्म का क्या काम, जबकि एक्सेल तो पहले से बना हुआ है। बेसिकली अगर बात करूँ मैं, तो एक्सेल मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डाटा कैसे संभालेगा। ये तो डाटा वो है जो कि लेट से दराज का डाटा है। ये अगर मैं बात करूँ, दराज डॉट पी के, उसका डाटा इस तरह का होगा ना, कि यूज़र्स का टेबल अलग होगा, फिर ऑर्डर का टेबल अलग होगा, ठीक है, फिर आइटम्स का टेबल अलग होगा, जिससे यूज़र ऑर्डर करेगा तो जाकर उसकी आईडी वहाँ सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये सिनेरियो किसका है, ये सिनेरियो तो किसी ऑनलाइन वेबसाइट का है। अब किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे ये सिनेरियो सेव कहाँ करूँगा मैं, डेटाबेस चाहिए होगी मुझे, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस चाहिए होगी, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो यूज़ करता हूँ, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेरे डाटा को मेंटेन, मैनिपुलेट, क्रिएट और बेसिकली सेव करने का काम कर सके। तो इसलिए मैं एसक्यूएल को यूज़ करता हूँ, यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है एसक्यूएल की।
अब यहाँ पे मैं एक्सेल को इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेल में भी जो क्वेरीज होती है ना वो MySQL की एसक्यूएल की ही होती है। ठीक है, तो एक्सेल में भी जो चीजें आई हैं वो एसक्यूएल से आई हैं, एसक्यूएल में एक्सेल से नहीं आई। ये कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एंटिटीज की बात कर ली। अब टेबल्स क्या होते हैं भाई? टेबल्स देखो, इस फॉर्म के अंदर जो होता है ना हमारा डेटा, रॉज और कॉलम्स के अंदर जो इस तरह का डेटा होता है, ये टेबल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये टेबल्स कहलाते हैं। ठीक है। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के दरमियान ये डिफरेंस है कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है। और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, वो लेस सिक्योर होता है, जबकि आरडीबीएमएस क्या होता है, वो मोर सिक्योर्ड होता है। ठीक है। इट्स सिंगल यूजर सिस्टम, वो मल्टीपल यूजर सिस्टम होता है। एक डीबीएमएस क्या होता है, एक सिंगल यूजर सिस्टम होता है। आरडीबीएमएस मल्टीपल यूजर सिस्टम होता है। ठीक है। और आरडीबीएमएस क्या कर रहा होता है, क्लाइंट और सर्वर की जो आर्किटेक्चर उसको सपोर्ट कर रहा होता है। डीबीएमएस क्या कर रहा होता है, मोस्ट डीबीएमएस डू नॉट सपोर्ट क्लाइंट सर्वर और इस तरह की चीज़ें जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है। फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं। कोई खास चीज़ें हैं नहीं इसके अंदर, आप चाहो तो समरी एक मरतबा पढ़ सकते हो। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम एसक्यूएल की जो क्वेरीज वगैरह हैं उनके ऊपर अब आएँ और किस तरह से काम करती हैं एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह, उनके मैं आपको प्रैक्टिस करके और थोड़ा सा उस पर आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको अच्छा करें। ठीक है, ताकि ये हो कि हम फिर आगे मिड ऑफ दिस सेमेस्टर तक हम एसक्यूएल को अच्छा कर लें, कमांड हासिल कर लें इसके ऊपर, और सेमेस्टर के एंड पर हमें जो काम करना है वो फिर एमवीसी पे करना है। तो जाहिर है एसक्यूएल को अभी से अच्छा कर लेंगे तो फिर ही एमवीसी के ऊपर अच्छा सा काम कर सकेंगे, क्योंकि डेटाबेस वहाँ पे भी यूज़ होती है। और जब आप वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो एमवीसी पे, तो डेटाबेस जो होगी वो एसक्यूएल की ही यूज़ की जाएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कोई भी ऐसा मसला जो आप लोगों को लग रहा है वो पूछ लें। ये जो सेशन की फाइल है मैं आप लोगों को दूंगा, ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को दूंगा मैं। अच्छा, ये जो एसक्यूएल है ना, ये 2012 का है। हम लोग एसक्यूएल यूज़ करेंगे 2016 और 17 का। ठीक है। यानी मैं जो आपको फाइल दूंगा, मैं भी आपको अपडेटेड फाइल दूंगा 2016 और 17 की। मैं कोई पुरानी फाइल नहीं दूंगा। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं हो जाएगा। इवन एफटेक के कोर्स में भी जो एसक्यूएल है वो 2016 ही है। ज़ाहिर है वो लेटेस्ट एक तरह से वर्जन है, बट ये जो बुक के प्रिंटिंग के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट सारे सेम होते हैं, सो इसलिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछना।